नमस्कार, आप देख रहे हैं सुलगते सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हाथरस केस से जुड़ी ये बड़ी खबर। हाथरस केस में सीबीआई पिछले 5 घंटे से पीड़ित के पिता और भाई से पूछताछ कर रही है। पीड़ित परिवार के तीनों सदस्यों से सीबीआई अलग अलग पूछताछ कर रही है। अलग अलग अधिकारी तीनों सदस्यों यानी पिता और दोनों भाइयों से पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ के लिए घर से एसडीएम पीड़ित के पिता, छोटे भाई और बड़े भाई को सुबह सीबीआई के कैंप दफ्तर लेकर पहुंची थी। सीबीआई ने पीड़ित के बड़े भाई से कल करीब 4 घंटे तक पूछताछ की थी। पीड़ित के बड़े भाई के मुताबिक सीबीआई ने कल अपने दफ्तर में सिर्फ घटना के बारे में पूछताछ की। सीबीआई उन लोगों के नाम समन भी जारी कर सकती है जिनका कभी ना कभी इस मामले में जिक्र हुआ था। सीबीआई के अधिकारी जो हैं वो इस वक्त जो हाथरस में जो कैंप बनाया गया है, इस कैंप से यहाँ पर निकले हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीबीआई के अधिकारी यहाँ से निकले हैं। लोकल पुलिस के एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी गाड़ी में आगे बैठे हुए हैं और सीबीआई के 2 जो अधिकारी हैं वो उस बोलेरो कार में बैठे हुए हैं और ये यहाँ से निकल रहे हैं। इस वक्त फिलहाल अभी भी जो है पीड़ित के पिता और पीड़ित के दोनों भाई से लगातार पूछताछ जारी है। बताया ये जा रहा है कि अलग अलग पूछताछ की जा रही है। तीनों जो पीड़ित परिवार के सदस्य हैं, पिता और दोनों भाई से अलग अलग पूछताछ हो रही है और सीबीआई के अलग अलग अधिकारी उनसे लगातार पूछताछ कर रहे हैं और 4 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है। अभी भी पूछताछ लगातार जारी है। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित सिंह हाथरस से, जिनकी रिपोर्ट आप अभी देख रहे थे, अजीत सिंह लखनऊ से है और नितिन गौतम मथुरा से जुड़े हैं। अमित, सबसे पहले बताइए कि कितने घंटे हो गए हैं सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन को? आज इस पूछताछ को दूसरा दिन है। कल घटना को लेकर पूछताछ हुई, आज किस तरह से पूछताछ को आगे बढ़ाया जा रहा है? जी बिल्कुल प्रीति, आपको बताऊं कि जो सीबीआई की जांच है, जो सीबीआई जो पूछताछ कर रही है पीड़ित के पिता और दोनों भाई से, वो लगातार पूछताछ जारी है और 5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अभी भी पूछताछ जारी है। अब से थोड़ी देर पहले जो इस केस की आईओ हैं सीमा पाहुजा, वो अपनी एक अधिकारी के साथ वो इस वक्त यहाँ से निकली हैं और तीनों पीड़ित परिवार के जो तीनों सदस्य हैं उनसे अलग अलग पूछताछ हो रही है। यानी अलग अलग अधिकारी कर रहे हैं, इनपुट इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है सीबीआई की। तो सीबीआई ने वैसे इस मामले में जांच करने के लिए जो अधिकारी आए थे, कई टीमें बांट दी गई हैं। कुछ टीम जो है वो जिला अस्पताल में जांच कर रही है, तो सीमा पाहुजा एक अधिकारी के साथ कहीं और निकली है, उसकी जानकारी अभी नहीं है किसी के पास। और जो है 3 टीम जो है, 3 अलग अलग टीम जो है, तीनों सदस्यों से लगातार यहाँ पर पूछताछ कर रही है। मैं एक बार आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये वो कैंप ऑफिस है जिसे सीबीआई ने अस्थायी तौर पर अभी अपना दफ्तर बनाया हुआ है। यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं, ये कृषि विभाग है हाथरस का और इसी के अंदर जो है सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। बीते कल यहाँ पर पीड़ित के बड़े भाई से पूछताछ हुई थी। आज तीनों पीड़ित परिवार के जो पीड़ित के पिता हैं और दोनों भाई, उनसे लगातार यहाँ पर पूछताछ हो रही है और बताया ये जा रहा है कि जिस तरीके से सीबीआई की एक टीम ने जो जिला अस्पताल है उसके सीएमओ और जो मेडिकल टीम जो जांच की थी 14 तारीख को घटना वाले दिन, उनसे पूछताछ की है, सीसीटीवी कैमरे लेने की कोशिश की है, लेकिन बैकअप नहीं था अस्पताल में 1 महीने पुराने का। तो इस बाबत सीबीआई की टीम नाराज भी हुई है, लेकिन फिलहाल जो है सीबीआई कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है इस पूरे मामले में, ताकि वो ये जो आपने यहाँ पर कड़ी को छोड़ा है, इसी को मैं अजीत के साथ जोड़ना चाहती हूँ। अजीत, सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल रही है। जब पहली बार अस्पताल पहुंची थी पीड़िता, उसकी सीसीटीवी फुटेज नहीं है। इसको लेकर अब किसकी जवाबदेही है? देखिए बिल्कुल जो है प्रीति, जवाबदेही जिला अस्पताल की होगी, लोकल प्रशासन की होगी। जब सीबीआई पहुंची थी तो वहां के जो सीएमएस है, जो चिकित्सा अधीक्षक है, उनका साफ तौर पर कहना था कि जो हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है उस रूम की, वो सिर्फ 1 हफ्ते पुराना, क्योंकि हमारे पास 1 हफ्ते का ही जो बैकअप है। लेकिन सीबीआई इस बात से काफी नाराज थी। उस रूम में गई जहां जो वार्ड रूम था, जहां पर पीड़िता का 14 सितंबर को उसका मेडिकल हुआ था, वो उस जगह गई तो काफी नाराज हुई सीबीआई उनकी व्यवस्थाओं को देखकर। उस डॉक्टर से भी पूछताछ की है सीबीआई ने, जिन्होंने पीड़िता का 14 सितंबर को मेडिकल किया था। जब चंदपा थाने में 307 की एफआईआर हुई तो उसके बाद मेडिकल के लिए भेजा गया था। तो डॉक्टरों के बाद अब उन पुलिसकर्मियों का नंबर है, उनसे पूछताछ की जाएगी प्रीति। जो पुलिसकर्मी पीड़िता को लेकर 14 तारीख को गए थे, तो जवाबदेही तय करनी होगी और सीबीआई भी जवाबदेही तय करेगी। यही वजह है कि नाराज है। हालांकि जो सीएमएस है उनका सीधे तौर पर कहना है कि हमारे पास बैकअप नहीं है। जिला अस्पताल जैसी संवेदनशील जगह पर अगर आपके पास सीसीटीवी फुटेज का बैकअप नहीं है तो कई सारे बड़े सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है,
आपकी जवाबदेही और बनती है। इस और मामले सीबीआई भी में तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है और इस लापरवाही के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई भी होगी, इसको भी नहीं नकारा जा सकता है। इधर हाथरस केस से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। और इसी के साथ ही एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। हाथरस केस में सीबीआई आरोपियों से पूछताछ की तैयारी कर रही है। सीबीआई कोर्ट के जरिए हाथरस मामले के सभी आरोपियों की पूछताछ के लिए रिमांड मांगेगी। सीबीआई आज इस मामले के चश्मदीदों को पूछताछ के लिए बुला सकती है। सीबीआई ने इस मामले में सभी आरोपियों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स की मांग की है ताकि वारदात के वक्त लोकेशन की जानकारी को जाना जा सके। हाथरस के सच का पता लगाने में जुटी सीबीआई। हाथरस में सीबीआई की जांच हुई तेज। हाथरस में सीबीआई ने बनाया कैंप ऑफिस। सीबीआई की टीम में एसपी और एएसपी रैंक के अधिकारी। सीबीआई की सबसे बड़ी चुनौती की बड़ी पड़ताल। हाथरस गैंगरेप मामले में सीबीआई की जांच का आज तीसरा दिन है। सीबीआई ने जांच तेज कर दी है और सीबीआई ने अपना कैंप हाथरस शहर में ही लगा लिया है। यानी एक बात तो तय हो गया है कि सीबीआई बिना सच का पता लगाए यहां से जाने वाली नहीं है। इस दौरान इस केस में जिन लोगों का भी जिक्र कभी न कभी हुआ है वो सभी लोग सीबीआई के रडार पे होंगे और ये भी साफ है कि सीबीआई के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं रहने वाला है। हाथरस में न्यूज 18 की टीम भी डेरा डाले हुए है और हमारी टीम ने भी पूरे इलाके में सीबीआई के एक्शन को लेकर पड़ताल की है। पता चला है कि पीड़ित के भाई से सीबीआई की लंबी पूछताछ हुई। पुलिस की तरफ से देरी बनी सीबीआई की चुनौती। हाथरस की पुलिस से सीबीआई करेगी पूछताछ। डॉक्टर भी होंगे सीबीआई के सवालों के सामने। ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 के मुताबिक सीबीआई की टीम ने मंगलवार से ही जांच का सिलसिला शुरू कर दिया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने हाथरस मामले के मुख्य आरोपी संदीप के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 यानी गैंगरेप, धारा 307 यानी हत्या की कोशिश और 302 यानी हत्या के साथ ही SC/ST एक्ट की धारा 3 के तहत केस दर्ज किया है। हाथरस मामले की जांच के लिए एसआईटी की जांच के दौरान ही सीएम योगी ने इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। अपनी जांच के सिलसिले में सीबीआई सबसे पहले सवालों के दायरे में पीड़ित के भाई को लेकर आई और अब उससे मंगलवार को ही लंबी पूछताछ की। करीब 4 घंटे तक चली उस पूछताछ में सीबीआई ने पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा हासिल किया। सामने यही आया कि इस केस में हाथरस पुलिस की तरफ से बड़े स्तर पर लापरवाही हुई है और सबसे बड़ी लापरवाही इस केस की जांच में हुई देरी है। और यही बात सीबीआई के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है क्योंकि हाथरस पीड़िता की वारदात के 72 घंटे के भीतर मेडिकल जांच नहीं हुई। घटना के 2 हफ्ते बाद पीड़ित के सैंपल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए, जिसकी वजह से फॉरेंसिक रिपोर्ट में कुछ भी साफ नहीं हो सका। लिहाजा सीबीआई अब सबसे पहले हाथरस पुलिस और उन डॉक्टरों को सवालों के दायरे में लेगी जिनका इस केस से सीधा सीधा लेना देना था। ये बात यहाँ की फिजा में है कि इस केस की वजह से सूबे की पुलिस और सरकार की काफी किरकिरी हुई है और सीबीआई की जांच रिपोर्ट आने के बाद खोई हुई साख वापस मिल सकेगी। इसके अलावा ये सब चीज इतना आसान नहीं रहने वाला है क्योंकि जो हाथरस में कैंप सीबीआई ने लगाया है उसमें ये बात जोरों से चर्चा में है कि सीबीआई की तफ्तीश में की गई देरी की वजह से काफी दिक्कतें आ रही हैं और इसी वजह से सच्चाई तक पहुंचने में सीबीआई को काफी मुश्किल हो रही है। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में ये बात सामने आ गई है कि गाइडलाइंस के मुताबिक 96 घंटे के भीतर ही ऐसे मामले में फॉरेंसिक सबूत मिल सकते हैं। ऐसे में मौत से पहले 22 सितंबर को पीड़ित का बयान सीबीआई की तफ्तीश का आधार बन सकती है, जिसमें उसने गैंगरेप का आरोप लगाया था। लिहाजा सीबीआई कोर्ट से चारों आरोपियों की रिमांड कस्टडी की मांग करेगी और उनसे पूछताछ करेगी। इसके साथ साथ सीबीआई आरोपियों के साथ ही पीड़ित के परिवार से भी पूछताछ कर सकती है। सीबीआई का ये भी प्लान है कि पीड़ित की मां से मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिलवाया जाए क्योंकि वो इस मामले की चश्मदीद है। अब ये बात सबके सामने आ चुका है कि शुरुआती एफआईआर दर्ज करने के बाद हाथरस पुलिस ने किसी भी आरोपी का कोर्ट से रिमांड नहीं मांगा, यानी बिना पूछताछ किए ही उन्हें जेल भेज दिया। सबसे पहले जो मुख्य आरोपी था संदीप, उसकी गिरफ्तारी 20 सितंबर को हुई थी और उसके बाद 23 और 27 सितंबर को बाकी आरोपियों को गिरफ्तारी हुई थी और यही बात अब सीबीआई को अखर रही है। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में सामने
सामने आया है कि सीबीआई की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हाथरस पुलिस ने इस मामले को पहले रेप का मामला माना ही नहीं था। शायद इसलिए किसी महिला अधिकारी को भी जांच में शामिल नहीं किया गया, जबकि रेप के मामलों में ऐसा करना बेहद जरूरी होता है। हाथरस मामले की जांच के लिए सीबीआई की टीम रविवार की शाम को ही हाथरस पहुंच गई थी। हाथरस पुलिस ने इस बीच जो कुछ भी जांच की और केस डायरी तैयार की, उसे सीबीआई की टीम ने हासिल भी कर लिए हैं। इतना ही नहीं, मंगलवार को सीबीआई ने मौका मुआयना भी कर लिया और केस का रिक्रिएशन तक करवा डाला। और अब हाथरस में ही सीबीआई की टीम ने अपना कैंप ऑफिस भी तैयार किया है, जिससे ये बात तो साफ हो जाती है कि सीबीआई की 15 अधिकारियों की टीम अगले कुछ हफ्ते तक हाथरस का सच पता लगाने में जुटी रहेगी। और हाथरस केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर मथुरा से आ रही है। यूपी में जातीय हिंसा फैलाने की साजिश के आरोप में जेल में बंद 4 लोगों से आज ईडी की टीम ने करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। आरोप है कि गिरफ्तार चारों लोगों के संबंध पीएफआई संगठन से है और उन्हें यूपी में माहौल खराब करने के लिए फंडिंग भी की गई थी। कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद आज ईडी की टीम सुबह करीब 10 बजे मथुरा जेल पहुंची और वहां पर बनी अस्थायी जेल में ये पूछताछ की गई। इस मामले में 4 आरोपियों अतीकुर रहमान सिद्दीकी, मसदू अहमद और आलम से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पूछताछ की इजाजत मांगी गई थी। कोर्ट में ईडी ने फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों में पीएफआई की भूमिका का भी जिक्र किया, जिसके बाद कोर्ट ने ईडी को चारों से पूछताछ की इजाजत दी। हमारे साथ नितिन गौतम सहयोगी जुड़े हुए हैं। नितिन, इस इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलकर सामने आया, ये पता चल पा रहा है? देखिए प्रीति, क्या निकल कर आ रहा है, इस सवाल का जवाब हमने ईडी के उन अधिकारी से पूछताछ के लिए अंदर गए थे और शाम करीब 4:30 बजे वो जेल के बाहर आए तो हमने यही सवाल पूछा कि क्या कुछ पाया। तो फिलहाल अधिकारियों ने इन्वेस्टिगेशन की बात कहते हुए कुछ बताने से इनकार कर दिया है, लेकिन 5.5 घंटे की जो पूछताछ चारों आरोपियों से हुई है तो ये माना जा सकता है कि ईडी के जो अधिकारी हैं उनके हाथ कुछ न कुछ लगा है, क्योंकि जिस तरीके से अधिकारी पूछताछ के दौरान एक बार अभी गाड़ी में आए और कुछ दस्तावेज दोबारा लेकर जेल के अंदर गए थे, तो उससे कहीं ना कहीं संभावना जताई जा सकती है कि जो पूछताछ ईडी के अधिकारियों ने करी है उसके साथ जो आरोपी उन्होंने कुछ बताया है, तो दोनों को कहीं ना कहीं जो बयान है या जो वो बता रहे हैं या वो पूछताछ करना चाहते हैं और दोनों का क्रॉस चेक होगा और कहीं ना कहीं ईडी को कुछ तथ्य हाथ लगे जिसके आधार पर ईडी उन दस्तावेजों को लेकर गई थी और उनसे पूछताछ करी है। फिलहाल ईडी के जो अधिकारी है उन्होंने इस बात को बताने से इनकार कर दिया है कि क्या पूछताछ अभी पूरी हुई है या अभी पूछताछ अभी जारी होगी, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि अभी इन आरोपियों से ईडी कई बार मुलाकात करेगी और कई बार पूछताछ करेगी, ताकि जो आज तक के मामले में धार्मिक उन्माद फैलाने का मामला था और जो धार्मिक भावनाओं को भड़काने का मामला था। नितिन, ये जो जानकारियां आ रही हैं इस पर हम आगे आपसे जुड़ते रहेंगे। इधर हाथरस केस में इस समय की बड़ी खबर आ रही है। हाथरस केस की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने सीसीटीवी फुटेज ना मिलने पर जिला प्रशासन को फटकार लगाई है और सीएमएसआई वी सिंह के मुताबिक उनके पास सिर्फ 7 दिन का सीसीटीवी फुटेज बैकअप है और जिला पुलिस प्रशासन ने भी उनसे इमरजेंसी वार्ड के सीसीटीवी फुटेज नहीं मांगा है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई की जांच में जिला अस्पताल के डॉक्टर भी घेरे में हैं और सीबीआई की टीम ने जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का मुआयना कर पीड़ित का उपचार करने वाले डॉक्टरों से भी पूछताछ की है। हाथरस केस की सबसे बड़ी पड़ताल। हाथरस केस में पुलिस की बड़ी लापरवाही। जांच में पुलिस की लापरवाही सामने आई। पुलिस ने हाथरस अस्पताल के सीसीटीवी नहीं खंगाले। हाथरस केस में न्यूज 18 की सबसे बड़ी पड़ताल में हाथरस पुलिस की बड़ी लापरवाही खुलकर सामने आई है, जिसके बाद हाथरस पुलिस पर जांच में लापरवाही बरतने के आरोप और पुख्ता हो गए हैं। हाथरस केस की पड़ताल के लिए जब हाथरस अस्पताल से डॉक्टर से संपर्क किया गया तो उन्होंने चौंकाने वाला पर्दाफाश किया। अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज को नजरअंदाज किया गया। पीड़ित को घटना के बाद हाथरस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज किया, लेकिन अब उसी अस्पताल से पुलिस की लापरवाही की बात सामने आ गई है। अस्पताल के सीएमएस ने साफ साफ बताया कि हाथरस पुलिस ने उनसे सीसीटीवी फुटेज तक नहीं मांगी। सीसीटीवी कैमरा वगैरह भी ठीक नहीं था, सीसीटीवी कैमरा खराब पड़े थे। कहाँ पे? इमरजेंसी के सर। इमरजेंसी के नहीं, कैमरा ठीक था हॉस्पिटल का। तो सीबीआई को सीसीटीवी फुटेज आपने दे दिए हैं? सीबीआई को सीसीटीवी फुटेज दे दिया आपने?
हमारे कैमरे का बैकअप 7 डेज का है। ओके 7 डेज का, ठीक, है। और आज कितने दिन हो गए हैं? 1 महीना। फिर क्या संभव है? नहीं। मतलब आपके सीसीटीवी कैमरे ठीक थे। हाँ। आपका स्टोरेज 7 डेज का है। हाँ। सीबीआई तकरीबन 29 दिन बाद आई, हाँ। जिसको आज 1 महीना हो रहा है। हाँ। आपके पास वो फुटेज नहीं रहता है, तो पुलिस ने आपको नहीं बोला था कि फुटेज रखना है या हमें दे दो? हाथरस पुलिस ली थी आपसे पहले फुटेज? मेरे यहाँ इस संबंध में संपर्क नहीं किया गया। सुना आपने, अस्पताल के जिम्मेदार कर्मचारी का दावा है कि पुलिस ने उनसे सीसीटीवी फुटेज की मांग नहीं की और न ही उसे देखने या फुटेज का बैकअप रखने के लिए कहा, जबकि हाथरस केस में एक एक पल की जानकारी बेहद अहम है और एक एक जानकारी पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए बेहद जरूरी है। हाथरस पुलिस की ऐसी लापरवाही की वजह से इस केस में सीबीआई जांच की मांग उठी और अब लोगों को सीबीआई की मदद से सच सामने आने की उम्मीद है, जिसके लिए सीबीआई एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, सीएमएस आईवी सिंह जिस लहजे में कह रहे हैं कि हमारे पास तो सिर्फ 7 दिन का ही सीसीटीवी फुटेज बैकअप रहता है, और इस बात को कहने में ना तो उनकी आंखों में किसी तरह की शर्मिंदगी है ना कोई अफसोस है। देखिए, बिल्कुल प्रीति, इस बात को ये कहा जाएगा कि बेशर्मी के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि जिस केस को लेकर पूरे देश में भूचाल आ गया, सारी पार्टियां पहुंच गई, वहां विवाद हो गया, उस कक्ष का जहां 14 सितंबर को पीड़िता का इलाज हुआ उसका सीसीटीवी फुटेज नहीं है। ये तो अस्पताल प्रशासन को चाहिए था कि वो स्वयं निकाल कर उसको रखे कि इसकी जरूरत आगे पड़ सकती है। और खुद अगर वो उनका दावा है कि आईवी सिंह जो जिला अस्पताल के सीएमएस है, उनका साफ तौर पर कहना है कि हाथरस पुलिस ने उनसे सीसीटीवी फुटेज मांगा ही नहीं। जब सीबीआई ने उनसे फुटेज मांगा तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि हमारे पास तो बैकअप सिर्फ 7 दिन का है। लेकिन अब इन सवालों का जवाब हाथरस पुलिस प्रशासन और अस्पताल प्रशासन को देना होगा, क्योंकि सीबीआई किसी को छोड़ने वाली नहीं है। यूपी के सीएम पहले ही कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जज की मार्टिंग में भी सीबीआई जांच हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हलफनामा दे चुके हैं, एसआईटी अलग जांच करिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि सबसे अहम कड़ी थी सीसीटीवी फुटेज और उन लोगों के कॉल डिटेल जिसके आधार पर सीबीआई ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया था, और उन डॉक्टरों से भी पूछताछ की प्रीति जिन्होंने पीड़िता का पहले दिन मेडिकल किया था। अभी 14 सितंबर, फिर 16 सितंबर, फिर 19 सितंबर, जिस दिन 354 की धारा बढ़ी, 22 सितंबर 376 डी यानी गैंग रेप की धारा बढ़ाई गई। इन सभी पुलिसकर्मियों, डॉक्टरों और 50 के आसपास ऐसे लोग हैं जिनका इस केस से ताल्लुक है, यानी जो अंतिम संस्कार के दिन रात में भी मौजूद थे, उन सभी से सीबीआई पूछताछ करेगी। और लोकेशन सबसे बड़ा इशू है, लोकेशन के आधार पर, क्योंकि जो आरोपी है उन्होंने भी चिट्ठी लिखी थी कि हम यहाँ मौजूद नहीं थे, तो लोकेशन भी ट्रेस कर रही है। उसको भी सीबीआई ने कहा है, एसआईटी और जो यूपी पुलिस है कि वो शेयर करें जो उनके पास है। लेकिन जो सीसीटीवी का फुटेज जो नहीं है, अस्पताल के सीएमएस किस तरह कह रहे हैं कि 1 महीना हो गया, कैसे हम दे देंगे सीसीटीवी फुटेज? तो 7 दिन का आपके पास बैकअप है। सिर्फ ऐसे संवेदनशील, ये लहजा समझ से परे है। अमित, ये जो जिला अस्पताल में सीसीटीवी फुटेज रखा जाता है, क्या हर जिला अस्पताल में एक हफ्ते है या फिर ये खास तरह का है जो 7 दिन रखता है? वो भी किस हालात में रखता है? वो 7 दिन में भी मिल पाता है, नहीं मिल पाता है? क्योंकि ये मामला भी हफ्ते भर के भीतर ही पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था। जी हाँ, बिल्कुल प्रीति, ये पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है ये मामला। और जिस तरीके से, जिस लहजे में जो सीएमएस थे उन्होंने जब मीडिया से बातचीत की तो उनका अगर लहजा आप सुने तो उन्होंने कहा कि कितने दिन का सीसीटीवी फुटेज रखा जाता है, यहाँ 7 दिन रखा जाता है, 1 महीने पुराना केस है, हमारे पास नहीं है। तो अभी तक उनको ये नहीं मालूम था कि ये मामला क्या है, इसको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ यहाँ पर। जो सीमा पहूजा हैं, वो जो सीबीआई की आईओ थी इस पूरे केस की, वो वापस आ गई है। 1.25 घंटे तक वो बाहर थी। लगातार जो है पूछताछ यहाँ पर चल रही है पीड़ित के पिता और पीड़ित के दोनों भाई से। इसी गाड़ी से सीमा पहूजा जो है वो बाहर निकली थी यहाँ से अपने एक सीबीआई के अधिकारी के साथ, और अब 1.25 घंटे बाद वो वापस लौट आएंगे। इस पूरे मामले में जो है सीबीआई ने कई टीमों का गठन किया है, जहाँ एक तरफ तीनों पीड़ित परिवार के सदस्यों से लगातार पूछताछ हो रही है, तो वहीं इसी पूछताछ के दौरान पहले से बताया ये जा रहा था कि सीमा पहूजा भी खुद पूछताछ कर रही थी, लेकिन उसी दौरान जो
है बीच में वो अपनी गाड़ी से निकल गई थी। यहाँ पर कहाँ गई थी इस बारे में जानकारी नहीं मिली है, लेकिन बताया ये जा रहा है, सूत्र ये बताते हैं कि पूछताछ के दौरान कोई कड़ी से कड़ी को मिलाने के लिए वो सीमा पहुंचा यहाँ से निकली थी और फिलहाल सीमा पहुंचा 1.25 घंटे के बाद वो यहाँ पर वापस अपने दफ्तर जो चलिए इन्वेस्टिगेशन जारी है, इस पर आगे जुड़ूंगी आपसे अमित। सबसे बड़ी खबर एक और आ रही है, हाथरस केस में फॉरेंसिक जांच से जुड़ी हुई ये खबर है जिसमें सीबीआई की टीम के साथ पहुंचे फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए हैं। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम खेत में घटना वाली जगह से सबूत जुटा रही है। इतना ही नहीं, फॉरेंसिक टीम ने पीड़ित के कपड़ों को भी जांच में शामिल किया है। सीबीआई की टीम के साथ पहुंचे सीएफएसएल के फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने घटना से जुड़ी हर जानकारी इकट्ठा की है। हाथरस केस की सबसे बड़ी पड़ताल। हाथरस में फॉरेंसिक टीम ने सबूत इकट्ठे किए। खेत में गई फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम, पीड़ित के कपड़ों चप्पल की जांच। देश भर को हिलाकर रख देने वाले हाथरस केस की जांच में फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट की टीम ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। सीएफएसएल यानी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के एक्सपर्ट की टीम कल सीबीआई की टीम के साथ हाथरस में पीड़ित के गांव पहुंची और उसने बिना वक्त गंवाए घटना से जुड़े सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए। हाथरस की घटना को 1 महीने बीत जाने के बाद सीबीआई की टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ पीड़ित के गांव पहुंची। फॉरेंसिक एक्सपर्ट उन तमाम जगहों पर गई जहां से उम्मीद लग रही थी कि कुछ सबूत मिल सकते हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कुछ सबूत इकट्ठा करने की, क्योंकि ये इस मामले को हुए 1 महीने बीत चुके हैं और सबूत इकट्ठा करना बहुत बड़ी चुनौती है फॉरेंसिक टीम के लिए। फॉरेंसिक टीम के लोगों का फोकस उस खेत पर टिका था जहां पर पीड़ित का आरोपियों से आमना सामना होने की बात कही जा रही है। आरोप है कि इसी खेत में 14 सितंबर को आरोपियों ने पीड़ित लड़की के साथ जबरदस्ती की और उसकी इतनी बुरी तरह से पिटाई की गई कि बाद में उसकी अस्पताल में मौत हो गई। लेकिन फॉरेंसिक टीम के विशेषज्ञों के लिए हाथरस मामले में सबूत जुटाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि घटना के पूरे 30 दिन बीत चुके हैं। इतना ही नहीं, किसी को भी घटना वाली जगह आने जाने से नहीं रोका गया। पहले पुलिस की टीमों ने कई बार खेत में छानबीन की, फिर राज्य सरकार की एसआईटी के लोग भी मामले की पड़ताल करने पहुंचे और अब सीबीआई की टीम में शामिल फॉरेंसिक एक्सपर्ट मौके से सबूत की तलाश में जुटे हैं। हालांकि इस मामले में अभी तक सीबीआई की तरफ से कोई भी आपराधिक बयान नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट की नजर घटना से जुड़े सभी लोगों और जगहों पर है। फॉरेंसिक टीम अभी खेत की घटना वाली जगह पर फिर जा सकती है। फॉरेंसिक टीम पीड़ित के कपड़ों पर लगे धब्बों की जांच करेगी। फॉरेंसिक टीम आरोपियों के कपड़ों की जांच करेगी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट पीड़ित का शुरुआती इलाज करने वाले डॉक्टरों के बयान ले सकती है। पीड़ित के शरीर पर मिले निशान की भी फॉरेंसिक टीम जांच कर सकती है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट अंतिम संस्कार करने वाली जगह से भी सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। फॉरेंसिक टीम अभी हाथरस में और कुछ दिन रहेगी और घटना वाले जगह पर जाकर बारीकी से जांच करेगी, तफ्तीश करेगी ताकि उन्हें और सबूत मिल पाए। इसके अलावा जो फॉरेंसिक टीम को एक्सपर्ट है कि जो पीड़िता घटना वाले दिन जो कपड़े पहने थी उससे भी उन्हें सुराग मिल सकता है। इन सब के अलावा पुलिस और एसआईटी की टीम ने जो तफ्तीश किए हैं, जो उन्हें सबूत मिले हैं, उसे भी अपने अधिकार में लेगी सीबीआई की टीम। आज हाथरस में सीबीआई टीम की जांच का 3रा दिन है। एक और सीबीआई इस घटना से जुड़े लोगों से बयान लेने में जुटी है, तो दूसरी तरफ उसके साथ पहुंचे फॉरेंसिक एक्सपर्ट घटना से जुड़ी एक एक चीज की जांच कर मामले की असलियत तक पहुंचने में मदद करेंगे। हाथरस केस में पीड़ित की भाभी न्यूज़ 18 से बातचीत में भावुक हो गई। भाभी के मुताबिक पीड़ित को आखिरी बार न देख पाने का दुख है। भाभी ने सीबीआई जांच पर संतोष जाहिर किया। पीड़ित परिवार के घर की बहू इस वक्त हमारे साथ हैं। ये बताइए, आज 1 महीना हो गया पूरा इस घटना को। जब मैं सुबह घर में दाखिल हुआ था तो आप घर में पोछा लगा रही थी और आपकी आंखें नम थी, रो रही थी। कौन सी ऐसी बात आपको याद आ गई कि आप रोने लगी?
क्योंकि इसी दिन वो दीदी गई थी ना, तो 14 तारीख के दिन यहाँ से ये सब हादसा हुआ है। तो कुछ आज के दिन हम लोगों को कुछ ज्यादा याद आ रहा है उनका। और ये लीपा लापी पोतना ये सब कुछ मुझे नहीं आता था, वो ज्यादातर दीदी हमारी करती थी, इसलिए थोड़ा ज्यादा वो लग रहा था अंदर से। तो लीपा लोपी जो करती थी वो दीदी ही करती थी, प्रीति हाँ। करती, आप नहीं करती, इसीलिए याद आ रहा था ज्यादा। इसीलिए मुझे बहुत उनकी याद आ रही थी। और वैसे भी आज के दिन जब गई थी तो अच्छी गई थी, और वहाँ से 10 बजे के बाद ऐसी खबर सुनने को मिली तो थोड़ा ज्यादा। आज घर में सबके आंखों में आंसू था, चाहे पिताजी हों, भाई हों, आपके पति हों, सब आपकी आंखों में, सबके आंखों में आंसू था। सब लोग याद कर रहे थे उन्हें सुबह से आज के दिन। सीबीआई अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है, अब आपको उम्मीद है इंसाफ मिलेगा? हाँ, उम्मीद है, विश्वास भी है कि अब जो कुछ हो रहा है सही दिशा में हो रहा है और हम लोगों को न्याय मिलेगा। और ये आवाज़ जब आगे तक उठाई है हम लोगों ने, इतना हुआ है, तो कोर्ट भी जाने से ये सब कुछ दिल में तसल्ली हुई है कि हाँ ये सच की जीत होगी शायद। हाई कोर्ट ने जैसे फटकार लगाई, डांट लगाई जिला प्रशासन को, उस वक्त आप कोर्ट में थी, अंदर से क्या महसूस हुआ आपको? जो गलती उन्होंने की है उसके लिए उन्होंने फटकार लगाई उन लोगों को। अभी सही हुआ, जहाँ शासन भी उनका, प्रशासन भी उनका, जो कुछ भी किया उन्हीं लोगों का किया हुआ है, तो इसलिए ठीक लगा। अमित, सीबीआई जांच को लेकर, इन्वेस्टिगेशन को लेकर संतुष्ट जरूर है परिवार, लेकिन एक टीस जो हमेशा रहेगी, आखिरी बार अपनी बेटी को के चेहरे को ना देख पाने की, ये कभी पूरी नहीं हो पाएगी अब। जी हाँ, बिल्कुल। और इसी तरीके से जो पीड़ित परिवार था वो जो है जो अब हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी इस पूरे मामले पे, तो उन्होंने अपना दुख हाई कोर्ट के सामने भी व्यतीत की थी। और इसी वजह से जो डिवीजन बेंच था इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच का, उन्होंने फटकार भी लगाई थी हाथरस प्रशासन का, और कहा था कि जो लास्ट राइट है वो पीड़ित परिवार को मिलना चाहिए था। और जो आज उनकी जो घर की बहू थी, जो पीड़ित की भाभी थी, जो हमसे बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आज उनकी आंखें नम थी, आंखों में आंसू था। वजह ये था कि आज इस घटना को 1 महीने हो गए और आखिरी बार चूंकि वो देख नहीं पाई थी अपनी पीड़ित को, तो इस वजह से जो है वो लोग परिजन जो है काफी ज्यादा दुखी थे। आज घर में सबकी आंखों में आंसू था और तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के आसपास सीबीआई की तरफ से उनको मैसेज दिया गया कि 3 लोगों को, पीड़ित के पिता और दोनों भाई को पूछताछ के लिए आना है। और उसके बाद 11:30 बजे वो पूछताछ के लिए यहाँ पर आए हैं और तब से लगातार जो है अभी भी पूछताछ लगातार जारी है। अलग अलग बैठाकर पूछताछ अलग अलग अधिकारी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पीड़ित का पूरा परिवार जो है अंतिम बार जो देख नहीं पाया पीड़िता को, उसको लेकर बिल्कुल, और इस दुख को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता है। हाथरस केस से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर इस बीच अमित आ रही है। दरअसल यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से हाथरस कांड की जांच की निगरानी अपने हाथ में लेने की अपील की है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दाखिल किया है इस बारे में। हाथरस मामले की जांच सीबीआई कर रही है और यूपी सरकार चाहती है कि किसी तरह का विवाद ना हो, इसीलिए जांच की निगरानी खुद सुप्रीम कोर्ट करे। और इतना ही नहीं, यूपी सरकार के मुताबिक अगर कोर्ट चाहे तो सीबीआई के तय समय में जांच के निर्देश भी दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट में हाथरस कांड की जांच सीबीआई से कराने और सुनवाई यूपी से बाहर करवाने के मामले में कई याचिकाएं दायर की गई थी, जिस पर यूपी सरकार ने यह हलफनामा दायर किया है। अजीत हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत, जिस तरह के कई सवाल खड़े हुए थे यूपी सरकार को लेकर, यूपी सरकार ने समय रहते हुए फैसले लिए और सीबीआई जांच की सिफारिश भी सबसे पहले की, और इस मामले में भी वो अभी चाहते हैं कि पूरी निष्पक्ष जांच हो। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि भाई आप चाहें तो आप अपने हाथ में ले सकते हैं तमाम चीजों को, ये सही रहेगा। देखिए, बिल्कुल प्रीति, सरकार पहले भी कह रही थी कि हम कोई भी जांच इस केस में कराना चाहते हैं। विपक्ष जिस तरह सड़कों पर था, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, सरकार ने पहले भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कहा था कि सरकार सीबीआई जांच करा रही है, सुप्रीम कोर्ट की जज की निगरानी में अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो जांच हो जाए। सरकार ने अब सीधे तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सीबीआई की जांच की समय सीमा तय कर सकती है। वो चाहे तो अपनी निगरानी में पूरी जांच कराए और सीबीआई को एक समय सीमा का आदेश दे, कितने दिन में आपको जांच पूरी करनी है। तो सरकार ये चाहती है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये चाहते हैं, जिस तरह इस पूरे मसले को लेकर सभी दलों ने एक तरफ से अटैक किया था, अलग अलग बयान आए थे जिसको लेकर विवाद होने की स्थिति आई।
पीएफआई है, भीम आर्मी आई, नक्सल कनेक्शन है, एसआईटी आई और अब सीबीआई के हाथ में सब कुछ है। तो सीबीआई के सामने भी बड़ी चुनौती इस केस का पर्दाफाश करें और तार तार एक एक कदम एक एक बिंदु जो है उसको उजागर करें। तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से साफ तौर पर कह दिया कि हम हर कदम के लिए तैयार है, अगर आप चाहें तो अपनी निगरानी में इसकी जांच कराएं और समय सीमा भी आप सीबीआई की तय कर सकते हैं, लेकिन जांच के हम हर जांच कराने को तैयार हैं। अमित, क्या इस बात को इस तरह से समझा जा सकता है कि यूपी सरकार चाहती है कि किसी भी तरह से इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और उसमें किसी तरह की कोताही नहीं हो, इसीलिए वो इस तरह के प्रयास कर रही है? जी हाँ, बिल्कुल प्रीति, जिस तरीके से शुरुआती दौर में जब पुलिस प्रशासन पर, हाथरस प्रशासन पर सवाल उठा था तो योगी सरकार ने सबसे पहले सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी थी केंद्र सरकार को। उसके बाद हलफनामा दायर किया था एक सुप्रीम कोर्ट में और उसमें कहा था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और कि ये इस पूरे मामले की जांच देश की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई करे। इसके बाद अब हलफनामा दायर करके कहा गया है योगी सरकार की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये पूरी जांच हो। इससे यही समझा जा सकता है कि इस पूरे मामले में किसी भी तरीके की विवाद में पड़ना नहीं चाहती है योगी सरकार। जिस तरीके से ये इस मामले ने सबसे पहले तूल पकड़ा था, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो है वो हाथरस पहुंची थी, पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। इससे पहले एक और कोशिश राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कर चुकी थी, लेकिन उन्हें गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने रोक दिया था। लेकिन उसके 2 दिन बाद दोबारा जो है उनको इजाजत दे दी गई पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। किसी तरह की सियासत की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ और इसी तरह की कवायद में वो लगे हुए हैं कि निष्पक्ष जांच हो। इधर हाथरस केस से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। और इस बीच बड़ी खबर यूपी के चित्रकूट से। चित्रकूट में एक दलित नाबालिग लड़की की फांसी लगाकर खुदकुशी के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। लड़की के घर वालों का आरोप है कि 4 दिन पहले गांव के ही कुछ लोगों ने उसका गैंगरेप किया था, जिसकी वजह से वो परेशान थी। घटना के विरोध में गांव वाले सड़क पर उतर आए और जाम लगा दिया। डीएम और चित्रकूट धाम मंडल के आईजी के भरोसे के बाद परिवार वाले अंतिम संस्कार पर राजी हुए और भारी सुरक्षा के बीच लड़की का अंतिम संस्कार हुआ। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 2 पुलिस वालों को निलंबित भी किया गया। एसपी ने शहर कोतवाल और चौकी प्रभारी को निलंबित किया। जानकारी के मुताबिक 4 दिन पहले जब नाबालिग खेतों में गई थी तभी कुछ लोगों ने उसे बंधक बना लिया और आरोप लगाया है उसका गैंगरेप हुआ है। बाद में घर वाले जब उसे तलाश करते हुए वहां पहुंचे तो उन्हें लड़की के हाथ पैर बंधे हुए मिले थे। हालांकि उस वक्त लड़की ने रेप की शिकायत नहीं की थी, लेकिन उसकी मौत के बाद घर वालों ने गैंगरेप का आरोप लगाया था। चित्रकूट में नाबालिग के खुदकुशी का मामला अब सामने आया है। 4 दिन बाद लड़की ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हाथरस के बाद चित्रकूट में बेटी के साथ दरिंदगी, गैंगरेप पीड़ित नाबालिग ने की खुदकुशी, लड़की की मौत के बाद परिवार का हंगामा, लापरवाही के आरोप में पुलिसकर्मी निलंबित। हाथरस में दरिंदगी का मामला अभी थमा भी नहीं कि यूपी के चित्रकूट में एक और नाबालिग बेटी दरिंदगी का शिकार हुई। वारदात के बाद उसने पुलिस से न्याय की आस लगाई, लेकिन नाउमीदी और हादसे की बेहिसाब तकलीफ ने उसके अंदर जीने के मकसद को ही खत्म कर दिया और हालात की मजबूर एक बेटी ने अपनी जान देना ही बेहतर समझा। घटना 8 अक्टूबर की बताई जा रही है, जब पीड़ित अपने घर से सुबह सुबह निकली थी। आरोप है कि गांव के पूर्व प्रधान के बेटे ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर पहले लड़की का अपहरण कर लिया और बाद में फिर उसके साथ दरिंदगी की गई। उसके बाद लड़की को हाथ पैर बांधकर खेत में फेंक दिया गया, जिसके बाद लड़की ने 13 अक्टूबर को अपने घर में आत्महत्या कर ली, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि 8 अक्टूबर को हुई घटना के बाद पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई नहीं की। आरोप है कि पुलिस ने केस दर्ज करने में लापरवाही भी बरती और बताए गए आरोपों के मुताबिक धारा में केस दर्ज नहीं की और पीड़ित की खुदकुशी के बाद पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज किया। उसमें आत्महत्या तो में भी हुआ है, 376 में भी हुआ है, 325। परिवार के आरोप के आधार पर पुलिस आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, बंधक बनाने, आत्महत्या के लिए उकसाने और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया, लेकिन परिवार का आरोप है कि पुलिस ने शिकायत के बावजूद आरोपियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से पीड़ित नाउम्मीद हो गई।
पुलिस की लापरवाही समझ में आई 8 तारीख को, और कल और आज तो नहीं समझ में आया। उस दिन क्या लापरवाही की गई थी? उस लापरवाही की समझ में आई थी कि वो हमारा सुना नहीं कुछ, मेरे मम्मी पापा का। अगर उस दिन पुलिस सुन लेती तो शायद आपकी लड़की आज जिंदा होती। और क्या, जिंदा नहीं होती अभी। पुलिस ने लड़की का पोस्टमार्टम करवाया और जैसे ही लड़की का शव उसके घर पहुंचा, वहां लोगों की भीड़ जुट गई और आरोपियों को तुरंत गिरफ्तारी की मांग करते हुए सड़क पर जाम लगा दिया गया और आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक शव का अंतिम संस्कार नहीं करने की चेतावनी दी। हंगामे के बीच एसपी और एडीएम मौके पर पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने लड़की का अंतिम संस्कार किया। इस मामले के सामने आते ही पुलिस और कानून व्यवस्था पर फिर सवाल उठने लगे। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ट्वीट कर आरोपियों समेत उस इलाके के एसपी और थानेदार को भी गिरफ्तार करने की मांग की। हंगामा बढ़ने के बाद लापरवाही बरतने के आरोप में 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हाथरस के बाद चित्रकूट में दरिंदगी का मामला सामने आने के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाते हुए प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा सीएम ने ऐसे मामलों में बड़े अधिकारियों को तत्काल मुआयना करने के निर्देश दिए। साथ ही समय पर कार्रवाई करने और पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने के भी निर्देश दिए गए। सीएम योगी ने ऐसी घटनाओं पर जल्द से जल्द कार्रवाई कर मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट और पॉक्सो कोर्ट में दाखिल कराने के निर्देश दिए। इस मामले में पीड़ित परिवार ने खतरे की आशंका जताई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें सुरक्षा भी दे दी है, लेकिन पीड़ित परिवार ने अपनी बेटी को खोने के बाद अब जल्द न्याय दिए जाने की मांग की है। इस बीच यूपी में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध के मामले में समाजवादी पार्टी के प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, यूपी की नाकाम बीजेपी सरकार महिला अपराधों में यह दिखाकर बच रही है कि ये आपसी संबंधों और रिश्तेदारों के बीच की घटनाएं हैं, न कि अपराधियों द्वारा की जाने वाली। एसपी के समय की कारगर 1090 और यूपी 100 को निष्प्रभावी बनाकर बीजेपी सरकार राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में जनता का हनन कर रही है। और यूपी में महिलाओं से जुड़े अपराध के मामले में बड़ी खबर यह है कि आगरा, चित्रकूट और प्रतापगढ़ की रेप और छेड़छाड़ की घटनाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद गंभीरता से लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों में प्रशासन को इन मामलों में बेहद सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, सभी पीड़ित परिवारों की सुरक्षा तुरंत सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस बाबत ट्वीट भी किया है। आगरा, चित्रकूट, प्रतापगढ़ की घटनाओं के संबंध में जिला प्रशासन को तुरंत प्रभावी और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारी तत्काल मौका मुआयना करें, जांच संबंधी कार्रवाई समय से पूरी करें और पीड़ित परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। महिला संबंधी अपराधों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में और नाबालिग बच्चों के मामलों को पॉक्सो कोर्ट में अभियोजित कराया जाए। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पीड़ित परिवार को तत्काल जरूरी सहायता उपलब्ध कराई जाए, मामले की पैरवी प्रभावी हो ताकि दोषियों को शीघ्र दंड मिले।